हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग का मैं आलोक कुमार आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में है ना प्रकाशिक यंत्र और नेत्र के दोष संबंधी जो है अध्याय को शुरू किया था, लेसन को स्टार्ट किया था, जिसके वजह से हम लोगों ने कुछ है ना नेत्र की संरचना के बारे में प्रकाश डाला था। और नेत्र के जो दोष उत्पन्न होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ निकट दृष्टि दोष के बारे में ही है ना विचार कर पाए थे। तो हम लोग चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो मेरे छूटे हुए जो टॉपिक्स थे, जैसे कि दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, है ना, और जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, और फिर अबिंदुकता जो होती है वो क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है ना। हाइपरमेट्रोपिया उसको हम लोग कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो देखिए, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष, है ना, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें नेत्र लेंस या नेत्र, है ना, दूर की वस्तु को, जिसमें नेत्र दूर की, है ना, वस्तु को स्पष्ट देख सकता है कि नहीं, स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस प्रकार का दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष कहलाता है बच्चों। तो चलिए हम, है ना, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष, है ना, जिसमें नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इस प्रकार का दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग नाम से जस्ट इसके उल्टा प्रभाव को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है, तो होना क्या चाहिए था कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूर की वस्तु को तो वह स्पष्ट देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब हो गया कि नाम के जस्ट उल्टा होता है इसका डेफिनेशन होता है। तो उसको याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक्स भी है। यदि वो दूर दृष्टि दोष है तो समझ जाइए कि वो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यदि निकट दृष्टि दोष है तो समझ जाइए कि वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो उल्टा आप लोग इसको याद रखने का एक सरल उपाय भी बना सकते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, देखिए, इस दोष, है ना, का उत्पन्न होने का कारण, इस दोष का उत्पन्न होने का कारण क्या कारण है जिसके वजह से यह दोष उत्पन्न होती है बच्चों। तो पहला कारण होता है कि नेत्र गोलक का, है ना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो नेत्र गोलक इसमें क्या होते हैं, अपने वास्तविक आकार से छोटा हो जाते हैं, है कि नहीं, जिससे किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण रेटिना पर नहीं कट करके रेटिना के पीछे कटती है। तो दूसरा इसमें जो कारण होता है वो होता है कि नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का छोटा हो जाना। तो ये दो कारण है इसमें कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब फोटो में भी आप देख सकते हैं, फोटो में हम दिखाते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा स्वस्थ आँख है कि नहीं, ये हमारा स्वस्थ आँख है बच्चों, ये हमारा स्वस्थ आँख है बच्चों,
इस प्रकार ये आँख का लेंस है। तो निकट के वस्तु को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो निकट की वस्तु से आती प्रकाश की किरण जब नेत्र लेंस पर जब पड़ती है तो इससे अपवर्तन होने के बाद वो रेटिना पर फोकस हो जाती है कि नहीं, जिससे हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये मेरा क्या था, स्वस्थ आँख का था। ये स्वस्थ आँख है, ये हेल्दी आई है मेरा। नहीं, अब दोष से जो ग्रसित है, मान लेते हैं कि मेरा आँख छोटा हो गया, नेत्र गोलक का, है कि नहीं, बोले नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो नेत्र गोलक देखिए इसे छोटा हो गया, ये आँख का लेंस है मेरा, ये लेंस है बच्चों। तो निकट से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी, नेत्र लेंस पर पड़ेगी और वो पीछे कटेगी, है कि नहीं, वो पीछे कटेगी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब रेटिना पर जब प्रतिबिंब बना ही नहीं इस वस्तु का, तो क्या हम लोग वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या था मेरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है कि नहीं। तीसरा कंडीशन जो था मेरा बच्चों, मान लेते हैं कि नेत्र गोलक का आकार वही है, नेत्र गोलक का आकार वही है, लेकिन नेत्र लेंस जो था अपने वास्तविक आकृति से काफी पतला हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि नेत्र लेंस काफी इसमें पतला, तो पतले लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होता है। आप लोग को ये बात पता है कि पतले, है कि नहीं, पतला लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होता है कि नहीं, फोकस दूरी ज्यादा होता है मोटे लेंस से, ज्यादा होता है, ज़्यादा होता है किससे, मोटे लेंस की तुलना से, है ना, मोटे लेंस से, ये आप लोग जानते हैं। तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये इसके यहाँ तक पहुँच जाएगा इसका फोकस दूरी। अब वस्तु का जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो निकट स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है वो रेटिना पर नहीं कट करके अब वो इस बिंदु पर कटेगी। तो दोनों ही स्थिति सेम है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग है। इसमें नेत्र लेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, है नहीं, नेत्र लेंस स्वस्थ ही था, लेकिन इसमें नेत्र गोलक जो था वो मेरा छोटा हो गया था, जिसके वजह से प्रतिबिंब पीछे बन रहा था। यहाँ पर क्या है कि नेत्र गोलक मेरा स्वस्थ है, लेकिन नेत्र लेंस जो है वो पतला हो गया, जिसकी वजह से प्रतिबिंब मेरा पीछे बना था। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेत्र, है कि नहीं, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो गया, यहाँ पर पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके निवारण का उपाय जानते हैं कि इस दोष के निवारण का उपाय क्या है ना, इस दोष का निवारण का उपाय क्या है ना, इस दोष का निवारण का उपाय क्या है, कैसे जो है हम इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, इस दोष को दूर करने के लिए, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार जो है उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करके इस दोष को दूर करते हैं, तो चलिए हम लोग आइए देखते हैं इस फोटो में, है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये दूरदृष्टि से ग्रसित मेरा आँख था, ये इसका नेत्र लेंस है और जस्ट निकट एक उत्तल लेंस में यहाँ पर भी लगाता हूँ, है कि नहीं। और निकट वस्तु से आती प्रकाश की किरणें जो होती है वो देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पर पड़ रही है कि नहीं। तो मैं फोटो को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि कुछ इस प्रकार वो इसको मोड़ देता है, कुछ इस प्रकार उसको मोड़ दिया। अब इसकी ये नहीं, ये अब लेंस पर जब पड़ा, नेत्र लेंस पर पड़ा, तो ये नेत्र लेंस क्या किया कि उस किरण को रेटिना पर फोकसित कर देती है कि नहीं। अब ये किरण जो होती है जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार, है कि नहीं, जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये भी किरण को जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, है कि नहीं, तो दोनों ही किरण एक दूसरे को
दोनों ही किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई आपको प्रतीत होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उत्तल लेंस आपने यूज किया नेत्र लेंस के निकट, वो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनाया। तो ये जो नेत्र है वो निकट की वस्तु को तो नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को तो देख पाता है। नहीं, तो दूर की वस्तु को, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब दूर बन गया, जिसके वजह से ये नेत्र उस दूर प्रतिबिंब को देख करके निकट वस्तु के देखने की अनुभूति उसे प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस क्या करता है कि उत्तल लेंस निकट स्थित है कि नहीं, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देता है, जिससे नेत्र उसे देखकर निकट स्थित वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त करता है कि नहीं, देखने की क्षमता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग निवारण कर लेते हैं। क्या लिखा कि उत्तल लेंस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वो दूर बना देता है, जिससे नेत्र उस निकट है कि नहीं, उसे देखकर, किसे देखकर, उसे प्रतिबिंब को देखकर निकट स्थित वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त करता है। ये बात को समझें आप लोग कि ये उत्तल लेंस क्या किया कि निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना दिया। अब ये नेत्र जो है वो दूर की वस्तु को देख सकता है, तो दूर स्थित प्रतिबिंब को देख करके वो निकट स्थित वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो होता है हम उसका निवारण करते हैं बच्चों। तो इसमें आप लोग कुछ विशेष चीज़ तो नहीं था इसमें बच्चों, तो लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मेरा आगे का जो टॉपिक्स वो 3 नंबर का जो क्या कहते हैं जो दोष था, वो कौन सा दोष था, उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता कहा जाता है कि नहीं, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, दर्शिता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रिस्बायोपिया कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिस्बायोपिया कहा जाता है इसको, है कि नहीं। तो इस दोष में क्या होता है बच्चों, हम बताते हैं आप लोगों को कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का है कि नहीं, साथ साथ है कि नहीं, व्यक्ति में सामंजस्य करने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है कि नहीं, नेत्र की सामंजन क्षमता में कमी आती है कि नहीं, नेत्र की सामंजन क्षमता में है ना, सामंजन क्षमता में कमी आती है कि नहीं, नेत्र की सामंजन क्षमता में कमी आती है। तो जिससे होता क्या है कि नेत्र ना तो दूर की वस्तु, नेत्र ना तो दूर और ना ही है ना, और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को देख पाता है कि नहीं, निकट की वस्तु को देख पाता है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति नेत्र की सामंजन क्षमता में कमी आ जाती है। तो नेत्र ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, है कि नहीं। उसके अंदर निकट तथा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, निकट तथा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, है कि नहीं, है ना, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। तो इस प्रकार के दोष को है ना, दोष को जरा
दूरदर्शिता कहा जाता है। जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, प्रिस्बायोपिया कहा जाता है ना। तो इस प्रकार का दोष को हम लोग निवारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो निवारण का उपाय हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या जाना बच्चों कि जरा दूरदर्शिता जो होता है ना, में क्या होता है कि उसमें व्यक्ति के आंख में ना तो दूर की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं और ना ही निकट के वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है। तो इसके निवारण का क्या उपाय है, तो दोष के निवारण का उपाय क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे निवारण का क्या उपाय। तो निवारण का उपाय में हम लोग क्या करते हैं कि एक चश्मा हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला भाग होता है उसमें हम लोग अवतल लेंस लगा देते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस लगा देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर अवतल लेंस लगा देते हैं, एक चश्मा हम लोग बनाते हैं जिसमें ऊपर वाला भाग में हम लोग अवतल लेंस लगा देते हैं और नीचे वाले भाग में हम लोग उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि उस नेत्र को दोनों ही प्रकार का दोष है ना तो वो निकट की वस्तु को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु को देख पाता है। तो आप लोग जान पाते हैं जब हम लोग दूर की वस्तु को देखना होता है कि नहीं, तब जब हमें दूर की वस्तु को जब हम लोग को देखना होता है ना, तो हम लोग अपने आँख को ऊपर उठाते हैं, तो इसका मतलब चश्मा के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग देखते हैं। तो उत्तल लेंस यदि यहाँ पर लगा रहता है तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर कर देता है कि नहीं। जब हम लोग को निकट की वस्तु को हम लोग को देखना पड़ता है तो हम लोग अपने नेत्र को चश्मा के नीचे वाले भाग को देखते हैं, तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा रहता है जिसकी वजह से वो दूर दृष्टि दोष को दूर कर देता है। तो इस प्रकार का हम लोग है ना क्या करते हैं उपाय लगा करके, है ना, इस जरा दूरदर्शिता को हम लोग दूर करते हैं। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है तो उसको हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। मतलब इसमें दो तरह के फोकल लेंस का मिश्रण करके लेंस तैयार किया जाता है, इसे हम लोग तो जिसका दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग होता है तो उसको हम लोग बाइफोकल लेंथ कहते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए, है ना, इस दोष को दूर करने के लिए, है ना, इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बायफोकल, है ना, लेंस का प्रयोग करते हैं, बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर का जो हम लोगों का दोष था उसको हम लोग क्या कहते हैं अबिंदुकता कहा जाता है, अबिंदुकता कहा जाता है कि नहीं। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, है ना, एस्टिग्मेटिज्म उसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो इस प्रकार के दोष में जो होता है ना बच्चों वो कॉर्निया में आदमी के आंख के कॉर्निया में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष में, है कि नहीं, इस प्रकार के दोष में नेत्र के कॉर्निया, है कि नहीं, नेत्र के कॉर्निया के वक्रीय भाग में, वक्रता में, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉर्निया के वक्रता में या वक्रीय भाग में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, समस्या उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों कि उसके वक्रता में प्रॉब्लम होने के वजह से वो क्या करता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है कि नहीं, भाग को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भाग को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। यदि वो क्षैतिज भाग को देख पाएगा तो वो ऊर्ध्वाधर भाग को नहीं देख पा रहा है कि नहीं। यदि इस प्रकार से रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति के सामने में यदि कोई, है ना, वस्तु यदि खड़ी है तो वो यदि वो क्षैतिज भाग को स्पष्ट देख पा रही है तो वो उसको ऊर्ध्वाधर भाग को नहीं देख पाएगा, यदि वो ऊर्ध्वाधर भाग को देख पा रहा है तो वो क्षैतिज भाग को नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार का दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है।
है ना। तो इस प्रकार के दोष का निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के दोष का निवारण के लिए, है कि नहीं, निवारण के लिए बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस, उसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का, है कि नहीं, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग उसका दोष का निवारण करते हैं बच्चों। तो ये 4 प्रकार का दोष जो था आप लोगों ने देखा, पढ़ा, है कि नहीं, और इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त किया। तो ये 4 प्रकार का दोष था बच्चों। इसमें किस प्रकार दोष उत्पन्न होता है, इसका निवारण का क्या उपाय था, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। तो चलिए हम लोग आज लेसन को आगे बढ़ाएंगे और एक नया चीज़ हम लोग जानेंगे बच्चों, जिसको हम लोग को कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है कि नहीं। मैं आप लोग से बोलूँगा कि ये जो प्रकाशिक यंत्र है कि नहीं, इसे पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट महसूस होगा, लेकिन बहुत सारे जो बोर्ड हैं उसमें ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड जैसे सीबीएसई में आप लोगों को ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, लेकिन है ना, जैक बोर्ड हो गया, शायद बिहार बोर्ड में भी ये टॉपिक शायद नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ने चाहिए कि आखिर प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक यंत्र जिसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, है कि नहीं, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है बच्चों, तो वैसा यंत्र, है कि नहीं, जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को बड़ा करके या स्पष्ट करके हम लोग देखने का, है ना, प्रयोग करते हैं या देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक यंत्र, है ना, प्रकाशिक यंत्र वैसा यंत्र है ना, प्रकाशिक यंत्र वैसा यंत्र है ना, जिसकी सहायता से, है ना, ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, है ना, दूर की, है ना, दूर की वस्तु या निकट की वस्तु, निकट की वस्तु या अत्यंत, है कि नहीं, या अत्यंत छोटे वस्तु, अत्यंत छोटे वस्तु को बढ़ाकर, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, है ना, न्यूनतम दूरी पर होगा, सॉरी यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखा गया, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, इसको हम काट के ही बच्चों लिख देते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, क्षमता प्राप्त करते हैं। हमने क्या लिखा, प्रकाशिक यंत्र वैसा यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु का निकट की वस्तु या अत्यंत छोटे वस्तु को बढ़ाकर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, है कि नहीं। तो प्रकाशिक यंत्र जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं, माइक्रोस्कोप। दूसरा नंबर में होता है दूरदर्शी, जिसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं बच्चों, दूरदर्शी और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं, जिससे हम लोग छोटे सूक्ष्म
चीज़ों को बड़ा करके देखने का हम लोग, है कि नहीं, क्षमता प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। जो जैसे छोटे छोटे चीज़ों हैं, जैसे आप भी अपने घर में उपयोग किए होंगे कि आपके जो होते हैं दादाजी, है ना, या बुजुर्ग जो होंगे वो जो छोटे अखबार के छोटे छोटे अक्षरों को नहीं देख पाते होंगे, तो वो एक प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे वो लेंस क्या करता है, अक्षरों को बड़ा करके उन्हें देखने की क्षमता प्राप्त कराता है ना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हम लोग प्रयोगशाला में जो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव सब जो होते हैं उन्हें हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो दो ही प्रकार के हम लोग के पास जो है ना सूक्ष्मदर्शी होते हैं, है कि नहीं। एक हम लोग घर में उपयोग करते हैं जिसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जो एक प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं बच्चों, है ना। तो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सूक्ष्मदर्शी भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, है कि नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, है कि नहीं। और वहीं हम लोग बात करते हैं दूसरे का, तो इसको कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं इसको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे, इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार जो होता है वो टेलीस्कोप भी मेरे पास दो प्रकार के होते हैं बच्चों। टेलीस्कोप भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है। एक होता है कि जो दूर की वस्तु को निकट करके हम लोगों को देखने की क्षमता प्राप्त करता है, और एक जो होता है खगोलीय पिंडों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है बच्चों। तो है कि नहीं, जो कि हम लोग दूर की वस्तु को जो कि निकट के हम लोग ला करके देखने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं, तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं बच्चों। और जो है ना अंतरिक्ष विज्ञान में, जिसमें ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारों, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि को देखने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं बच्चों। तो इसके बारे में आप लोगों को आगे क्लास में 12th में काफ़ी मिलेगा जानकारी, फिलहाल आप लोगों को इतना ही पढ़ना है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे पहले बच्चों की सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग का क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग प्रयोग करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और उसका आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग व्यंजक भी ज्ञात करेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने क्या कहा, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, जब मैं लेंस में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो जब उसका इमेज फॉर्मेशन का जो मेरा वीडियो था, उस समय आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट जो छठा पोजीशन जो था, कि जब वस्तु को फोकस और उसके प्रकाशी केंद्र पर जब के बीच में रखा जाता है, तो लेंस उस वस्तु का सीधा, है ना, और आभासी और बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो वो ही जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत होता है बच्चों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। इसका सिद्धांत क्या होता है, देखिए, जब है ना, जब वस्तु को, है ना, जब वस्तु को उत्तल लेंस के, है ना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, है ना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, है ना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है ना, रखा जाता है, तो लेंस उस वस्तु का, है ना, तो लेंस उस वस्तु का सीधा, है ना, सीधा आभासी, जिसको आप लोग काल्पनिक कहते हैं, सीधा आभासी तथा बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है ना, बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है ना, बनाता है।
तो इसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का। क्या होता है कि जब वस्तु को हम लोग उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो लेंस उस वस्तु का सीधा आवर्धित तथा आभासी तथा बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। तो इसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम लोग चित्र के माध्यम से अभी हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक उत्तल लेंस है, बहुत बड़ा हम लोग लेंस बना लिया। ये इसका क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका द्वारक है बच्चों। और एक वस्तु को हम लोग इसका फोकस F और ये प्रकाशीय केंद्र O है, इसके मध्य में मैं रख देता हूँ इस प्रकार। तो ये छोटा आप प्रतिबिंब वस्तु है, आप देख पा रहे हैं, इससे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलेगी और F से होकर के गुजरती है। हम लोग जानते हैं F से होकर के ये गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो O से होकर के गुजरती है बच्चों, इस प्रकार। तो जब दोनों ही किरणों को जब हम लोग बैक साइड जब हम लोग बढ़ाते हैं, इस प्रकार जब हम लोग इस दोनों किरण को बैक साइड बढ़ाएंगे बच्चों, इस प्रकार जब हम लोग बैक साइड बढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो आपको कुछ महसूस होगा कि दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पर, है कि नहीं, इस बिंदु पर एक दूसरे को दोनों को काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। किसका प्रतिबिंब, तो इस वस्तु, आप देख पा रहे हैं कि वस्तु कितनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो ये सरल हम है ना सूक्ष्मदर्शी है मेरा। तो यदि हम वस्तु को A B कहें और इसको हम लोग A' B' यदि नाम दे देते हैं, नहीं, तो ये मेरा डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग U कहते हैं और ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग V कहते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं इस बातों को अच्छी तरह से। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है मेरा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इतनी दूरी पर बनता है ताकि मैं उस वस्तु को स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ताकि उस वस्तु को मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ बच्चों। तो ये फोटो को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका आवर्धन क्षमता का हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो इसका आवर्धन क्षमता कितना होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर वो क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है। देखिए प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ A' है कि नहीं, यहाँ प्रतिबिंब आपका A' है कि नहीं, A' है, B' है और वस्तु जो हो गया वो AB है बच्चों, इस प्रकार हम देख पा रहे हैं। और एक तरह से परिभाषा हम लोग जानते हैं कि दूरी के अनुसार, ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया A' B' A', तो इसको हम लोग इस प्रकार भी देखते हैं कि ये दूरी कितना है बच्चों, OB' है, दूरी के हिसाब से क्या होगा OB' और वस्तु दूरी कितनी है, तो यहाँ पर OB हो गया। तो m बराबर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा कि ये प्रतिबिंब दूरी हो गई, देख पा रहे हैं आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में, इसलिए -b होगा। OB जो हो गया ये वस्तु दूरी है, ये भी आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में, अतः -u होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, v/u हो गया। तो यहाँ v जो है मेरा बच्चों वो क्या है, देख पा रहे हैं वो क्या है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर है, v इज इक्वल टू d है, इसलिए हम लोग इसको d/u भी कह सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, देखते हैं लेंस सूत्र से, है कि नहीं। तो लेंस सूत्र में हम लोग का क्या क्या आता है, देखिए 1/v माइनस होता है 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, हम लोग ये बात जानते हैं बच्चों। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि d से गुना कर देंगे, दोनों तरफ d से गुना करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ d से गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ d से गुना करेंगे। तो d से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, d/v माइनस यहाँ पर हो गया d/u इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा d/f होता है बच्चों। हम ये बात जान रहे हैं कि नहीं। तो डेट सिंप्लाइज, तो यहाँ पर कितना हो गया d/v इज इक्वल टू, इस टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया d/f प्लस यहाँ पर हो जाएगा d/u हो गया। नहीं, तो अब हम लोग इसका हम लोग चलिए देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया d/v इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे d/v का। तो d/v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर मेरा इतना हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं
सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है ना, चिन्ह परिपाटी का, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो u मेरा नेगेटिव था बच्चों, तो यहाँ पे u मेरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, या इसी समीकरण में नेगेटिव दे देंगे तो यहाँ पर मेरा भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी मेरा माइनस हो जाएगा बच्चों चिन्ह परिपाटी का। और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि v बराबर मेरा d है, नहीं, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो गया, देख पा रहे हैं d बाय, यहाँ पर हो गया d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा d बाय f, और माइनस हो गया d बाय u। तो d बाई डी कटेगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, डेट सिंप्लाइज -1 इज इक्वल टू बचा d बाई एफ, और ये क्या बचा, माइनस d बाई यू। तो हम लोग अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। तो d बाई यू को बराबर के उधर ले जाएंगे और 1 को हम लोग बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा d बाई यू इज इक्वल टू, ये 1 इधर बराबर किधर आया तो 1 प्लस हो जाएगा d बाई एफ। तो m का वैल्यू हम लोग ऊपर में रखे हैं, d बाई यू है, तो d बाई यू m के जगह में रख देंगे, तो ये कितना प्राप्त हुआ, 1 प्लस d बाई एफ। तो ये इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक होता है ना। तो हम लोग आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं कि इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक कितना होता है। किसी भी उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता का व्यंजक 1 प्लस डी बाई एफ होता है। यदि आप उसका स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी, यदि फोकस दूरी आपको मालूम है, तो आप उसका मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं बच्चों। ये है कि नहीं, बहुत आसान था। तो चलिए हम लोग अब सूक्ष्म, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है और उसका आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका फोटो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए बच्चों, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग फोटो तैयार करेंगे। ये एक मेरे पास उत्तल लेंस है और ये भी एक मेरे पास उत्तल लेंस है। यहाँ पर दो उत्तल लेंस लिए हैं, एक उत्तल लेंस छोटा है और एक उत्तल लेंस बड़ा है कि नहीं। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आप जान पा रहे होंगे, ये छोटा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी जो होगी कम होगी और इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है बच्चों, ये इसका द्वारक है बच्चों, ये इसको इस प्रकार द्वारक है नहीं, और ये इसका फोकस हो गया, और यहाँ पर भी इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका एक फोकस होगा। जो भी होगा, जहाँ भी होगा हम देखेंगे। वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा, एक छोटा सा वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा, जो कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चल के आएगी और इस कहाँ से होकर के गुजरेगी, ऐप से होकर के गुजरती है बच्चों, है कि नहीं, ऐप से होकर के गुजरेगी। मान लेते हैं कि यहाँ से, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो यहाँ से होकर के गुजरेगी, और दोनों को देखिए यहाँ पर काटेगा और प्रतिबिंब यहाँ पर निर्माण कर रहा है, प्रतिबिंब जो है यहाँ पर निर्माण कर रहा है ना। तो चलिए इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी, और इसका नाम हो गया मेरा बी डैश और ए डैश हो गया, है ना। अब देखिए कि है कि नहीं, ये वाला प्रकाश की किरणें ये यहाँ से चलते हुए महसूस होगी। तो फोटो थोड़ा सा जो है ना बच्चों, इसका डिफ़िकल्ट है बनाना, है कि नहीं। हमको इसको इस प्रकार जो है यहाँ से ये चलती हुई प्रतीत होती है बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं। और इसको भी हमको मिलाना होगा, तब मैं इसको अपवर्तित कराऊंगा इस डायरेक्शन पे, और ये भी यहाँ से चलता हुआ प्रतीत हो रहा है इस प्रकार, और तब मैं इसको अपवर्तित कराऊंगा इस डायरेक्शन पे। तो ये तीन प्रकाश की किरणें हैं और तीनों एक दूसरे को यहाँ पर काटता है और प्रतिबिंब जो है इस बिंदु पर तैयार करता है।
है ना बच्चों। तो ये इसका जो है वो फोटो है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। तो यदि ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, तो इसका नाम मैं दे दूंगा क्या बच्चों, इसका नाम दूंगा ए डबल डैश, सॉरी बी डबल डैश और ए डबल डैश, इस प्रकार होगा। तो इसके बारे में हम लोग इसको नेत्रिका कहा जाता है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेत्रिका कहते हैं। और इसको हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं, इसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है कि नहीं। इसको हम लोग आईपीस कहते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसको आईपीस कहा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ओ से हम लोग इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों, वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनती है। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी पर बनती है कि नहीं। तो अब इसको नेत्रिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंख रख करके इस वस्तु को देखा जाता है ना। ये इसका ज्यामिति फिगर है। इस फिगर को आप लोग है कि नहीं स्पष्ट रूप से यदि विवेचना करिएगा तो ही ये बात स्पष्ट रूप से समझ पे आएगा कि आंख रख करके आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं। इस वस्तु को देखेंगे तो इस वस्तु का है कि नहीं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका ये जो होता है एफ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसका एफ ओ नाम देंगे। ये भी एफ ओ है। और ये जो इसका होगा एफ ई है। इसका मतलब है हम, है कि नहीं। चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे इसका क्रिया विधि होता है। इसको देखने की इसकी क्या से प्रक्रिया होती है। पहले फ़ोटो को आप लोग स्पष्ट रूप से अपने कॉपी में बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो उसको आप लोग बढ़िया से समझिए। ये अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो वस्तु की ओर होता है ना। ये वस्तु हमारा ए बी है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अभिदृश्यक लेंस ए डैश बी डैश बनाता है। और ये ए डैश बी डैश जो आप प्रतिबिंब देख रहे हैं वो नेत्रिका के लिए जो होता है वो वस्तु का काम करता है। और नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि ये जो प्रतिबिंब है वो इस नेत्रिका के मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में आ जाए, है कि नहीं। तब ये नेत्रिका जो होता है इसका है ना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बनाती है। इसका मतलब हो गया कि नेत्रिका जो होती है यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करती है। तो यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट्स हम आप लोग को लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अभिदृश्यक क्या होता है। आप लोग पहले जानिए कि अभिदृश्यक यहाँ पर क्या होता है। अभिदृश्यक जो होता है वो वस्तु की ओर स्थित लेंस, वस्तु की ओर, है कि नहीं, वस्तु की ओर स्थित लेंस होता है कि नहीं। यह स्थित लेंस होता है जिसका फोकस दूरी कम होता है, जिसका फोकस दूरी कम होता है, जिसका फोकस दूरी कम होता है। और दूसरा होता है नेत्रिका, है कि नहीं। आंख की ओर स्थित लेंस, आंख की ओर स्थित लेंस है कि नहीं, नेत्रिका होता है, नेत्रिका कहलाता है, नेत्रिका कहलाता है। इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। अब अभिदृश्यक जो है, अभिदृश्यक है ना, ए बी का प्रतिबिंब, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, ए डैश बी डैश बनाती है। और ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, वस्तु का काम करता है ना, वस्तु का काम करता है। नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके
नेत्रिका को, है ना, आगे पीछे खिसकाकर, आगे पीछे खिसकाकर, खिसकाकर, है ना, खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ना, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ए डैश बी डैश इसके मुख्य फोकस, है ना, इसके मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच आ जाए, प्रकाशिक केंद्र के बीच आ जाए, केंद्र के बीच आ जाए, आ जाए। इस स्थिति में क्या होता है, नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करता है। नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य कर ए डैश बी डैश का आभासी, आभासी, है ना, सीधा तथा, है ना, आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। तो इतना पॉइंट्स में आप लोगों को इसका पूरा बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग इस चीज़ को अच्छाता से देख पाते हैं। अब लोग इसका आवर्धन क्षमता का हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों। तो आवर्धन क्षमता आप लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, वो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई भी होती है ना, वस्तु की ऊंचाई होती है। तो पूरे यंत्र का हम लोग यदि आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे तो इसका पूरे यंत्र का फाइनल जो होता है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है और वस्तु मेरा ए बी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या मेरा बन गया बच्चों, तो हम लोग ए, है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश और वस्तु मेरा क्या था, ए बी था, वस्तु की ऊंचाई। तो m इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस प्रकार समायोजन करेंगे, ऊपर नीचे जो होता है ए डैश बी डैश से हम लोग गुना और भाग कर देंगे, है ना। इस प्रकार ए डैश बी डैश से हम लोग गुना भाग कर देते हैं। तो आप लोग इस पोर्शन को आप लोग ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश क्या हो गया, तो आप लोग यहाँ पर एक बार फोटो को फिर से हम देखिए, है कि नहीं, ए डबल डैश और बी डबल डैश नेत्रिका का प्रतिबिंब है और ए डैश बी डैश नेत्रिका का वस्तु होगी। इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो ये नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए डबल डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और ए डबल, है ना, ए डैश बी डैश जो हो गया वो नेत्रिका का वस्तु हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया, जिसको हम लोग ME नाम देंगे। और यहाँ ए डैश बी डैश और ए बी जो हो गया वो अभिदृश्यक का जो हो गया आवर्धन क्षमता हो गया। ए डैश बी डैश क्या हो गया, अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश जो हो गया वो अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है और अभिदृश्यक के लिए वस्तु क्या हो गया, ए बी हो गया। अतः ए डैश, है ना, बी डैश बटा ए बी जो हो गया वो अभिदृश्यक का, ऑब्जेक्टिव का मेरा आवर्धन क्षमता हो गया। हम यहाँ पर सबको लिख देंगे। ME क्या हो गया मेरा, ME जो हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, है कि नहीं। ये मेरा क्या हो गया, नेत्रिका का, नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया, नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया बच्चों, है कि नहीं। नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया और MO क्या हो गया बच्चों मेरा, ए डैश बी डैश बटा ए बी जो हो गया, इसको हम लोग अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता कहते हैं, है ना। अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक का
आवर्धन क्षमता हो गया बच्चों। तो इसको आप लोग जो है स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आवर्धन क्षमता जो होता है ना, अभिदृश्यक का क्या होता है ना, या नेत्रिका का क्या होता है। तो नेत्रिका का आप जान रहे हैं कि आवर्धन क्षमता ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह भांति काम करता है। तो ये हम पहले इसका व्यंजक निकाल चुके हैं। तो इसका जो आप देख पा रहे हैं कि आवर्धन क्षमता जो होता है वो 1+d/, वो एफ ही होगा। हम इसका व्यंजक पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों। इसका आवर्धन क्षमता इस प्रकार होता है। वहीं अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगा MO का, हम लोग वो जानते हैं क्या होता है, -V0/U0 होगा। यहाँ पर V0 कौन सा हो गया बच्चों, ये इसका प्रतिबिंब था, इसलिए ये V0 हो जाएगा। और U0 यहाँ से यहाँ तक होगा बच्चों, U0 यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यही इसका आवर्धन क्षमता, दोनों को हम लोग यहाँ पर अब मेंशन करेंगे। तो ME के जगह में हम लोग है ना सबसे पहले MO लिख देते हैं। तो माइनस हो गया V0/U0, और ME जो हो गया वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करता है, अतः इसका आवर्धन क्षमता 1+d/Fe होता है बच्चों। तो पूरे यंत्र की कुल आवर्धन क्षमता आप लोग के सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ होता है। हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, है ना। और इसके बारे में अभी आप लोगों को और विशेष नहीं जानना, यही इसका आवर्धन क्षमता होता है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है ना और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैंने यहाँ पर चर्चा किया। इसके बारे में जो है आप लोगों को और भी पढ़ना है आगे क्लास में, तो वहाँ आप लोगों को इसका फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। दूरदर्शी क्या होता है और इसका आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है। फिलहाल ऐसे तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेलीस्कोप कहते हैं, है ना। इसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं बच्चों। टेलीस्कोप किसको कहते हैं, दूर की वस्तु को, है कि नहीं, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, है ना, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए है ना उपयोग में लाए जाने वाले प्रकाशिक, है कि नहीं, यंत्र को दूरदर्शी कहते हैं, है ना बच्चों। तो दूरदर्शी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दूरदर्शी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पार्थिविक, है कि नहीं, दूरदर्शी, और दूसरा होता है मेरा खगोलीय दूरदर्शी। ये दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं। तो पार्थिविक दूरदर्शी पहले मेरे पास क्या होते हैं, हम लोग इसको जान लेते हैं, है ना। पार्थिक दूरदर्शी मतलब पृथ्वी में उपस्थित, नहीं, इसको हम लोग को कहते हैं कि पृथ्वी में उपस्थित दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, है कि नहीं, को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिविक, है कि नहीं, दूरदर्शी कहते हैं। उसी तरह खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी मतलब अंतरिक्ष में, नहीं, पृथ्वी से बाहर, है ना, अंतरिक्ष में, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में
है ना, अंतरिक्ष में बड़े खगोलीय पिंडों को, अब खगोलीय पिंड मतलब जैसे होता है कि जैसे हो गया आपका चंद्रमा, ग्रह है कि नहीं, आदि क्षुद्र ग्रह, ये सब जो होते हैं ना, उसको देखने के लिए, चंद्रमा ग्रह आदि को देखने के लिए, है ना, को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हम लोग खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी का, है ना, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हम लोग बात करेंगे। खगोलीय दूरदर्शी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी हम लोग कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, टेलीस्कोप हम लोग इसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है बच्चों, वो तो खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। तो खगोलीय पिंड हमारे से बहुत दूरी पर होता है, तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी हमको दूर में ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, हमको दूर ही बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही हिसाब से मेरे पास एक आता है, एक स्थिति है मेरे पास कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि दूर ही बनता है, यदि अनंत स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि अनंत में बने तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन हम लोग ज्ञात करेंगे, है कि नहीं, कि अनंत में स्थित वस्तु का मतलब बड़े बड़े पिंड जो होते हैं, जो पृथ्वी से बाहर होते हैं, वो तो दूर स्थित वस्तु होते हैं। तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि, है ना, दूर में ही बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होगा। सबसे पहले मैं इसका फोटो बना देता हूँ। मान लीजिए किसी आकाशीय पिंडों से प्रकाश की किरण चल करके आती है और अभिदृश्यक पर आपतित होती है, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो उसके प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए जो होती है नेत्रिका पर चली जाती है, और ये किरणें जो होती है वो अपवर्तित होकर के एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटती है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि अनंत से आने वाला जो प्रकाश की किरण जो होती है वो फोकस पर एक दूसरे को काटती है। तो अतः ये जो आपका जो बिंदु है वो क्या हो गया, अभिदृश्यक का वो फोकस दूरी हो गया। तो इसका नाम हम देते हैं अभिदृश्यक है, ये अभिदृश्यक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ आप इसको जानते हैं, ये अभिदृश्यक है, ये ऑब्जेक्टिव है, और इसको हम लोग नेत्रिका है क्यों कहते हैं, क्योंकि आँख रख करके हम लोग वस्तु को देखते हैं। तो अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसीलिए ये F0 होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि ये जो आपका वस्तु है वो नेत्रिका के फोकस पर पड़ जाए, है कि नहीं, फोकस पर आ जाए, मतलब ये दूरी इसका फोकस दूरी होगा, फोकस पर पड़ जाता है। तो आप जान सकते हैं कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वो अनंत पर बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो सारा प्रतिबिंब जो इसका जो है वो अनंत पर बनाएगा, इस प्रकार, है कि नहीं। तो इसको हम लोग पीछे की ओर खिसका देते हैं। तो इधर से यदि हम लोग आँख रख करके यदि वस्तु को देखेंगे अनंत पर तो वो मुझे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं, और है ना अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं बच्चों, ए और बी है, ये ई है, मेरा नेत्रिका है। तो इसका आवर्धन आप समझ पाए हैं इसको पूरा, कि ये देखिए किसी, है ना, आकाशीय पिंड से, है ना, आकाशीय पिंड से, है ना, कोई प्रकाश की किरण चल करके इस अभिदृश्यक पर आपतित होता है, आकाशीय पिंड से चल करके अभिदृश्यक इसका प्रतिबिंब ए बी बनाता है कि नहीं। कहाँ बनाएगा, तो अभिदृश्यक अपने फोकस पर बनाता है, क्योंकि अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ये जो प्रतिबिंब जो बना है वो नेत्रिका के फोकस पर आ जाए। तो नेत्रिका जो होती है अपने फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगी, तो यह प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है बच्चों। तो इसका आवर्धन क्षमता का हम लोगों को व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक जो होता है, हम आप लोग को पहले कहें कि ये आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है
कुछ इस प्रकार जो है इसका देखना पड़ेगा कि किस प्रकार जो होता है। देखिए आवर्धन क्षमता दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता, एक को क्या कहे मैंने, एक लीनियर मैग्निफिकेशन पावर होता है, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर होता है, कोणीय आवर्धन क्षमता होता है। तो रेखीय आवर्धन क्षमता द्वारा जो है ना इसका आवर्धन क्षमता नहीं निकाला जा सकता है, इसका आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन क्षमता के द्वारा निकाला जाता है। तो कोणीय आवर्धन क्षमता के द्वारा निकाला जाएगा ये चीज़ कि ये जो आपका एंगल देख रहे हैं, है कि नहीं, ये एंगल अल्फा है कि नहीं, और ये एंगल जो होता है बीटा होता है। इसका मतलब हो गया कि आंख पर बनाया गया कोण बटे वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण के अनुपात को हम लोग कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। हमने क्या बोला, आंख पर बनाया गया कोण बटे वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसके, है कि नहीं, 10 लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन पावर हम लोग लेंगे, आवर्धन क्षमता का मान यदि हम लोग निकालते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं आवर्धन क्षमता का मान। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या बोला कि 10 बीटा बटा हो जाएगा यहाँ पर 10 अल्फा हम लोग को लेना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ से हम लोग 10 लेंगे। देखिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बीटा का मान मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बटा लंब बटा, और ये दूरी हो जाएगा ए ई हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं 10 अल्फा लूँगा तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए बी बटा और ए ओ हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं फोटो से, ये ए ओ होगा, है ना, आप देख पा रहे हैं। तो दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर 10 बीटा का वैल्यू कितना हो गया, ए ई बाय हो गया ए, है ना, ए बी बाय ए ई, और इधर से भी हो जाएगा ए बी बाय ए ओ होगा। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो एम बराबर कितना होगा, देखें ओ ए बटा ए ई। तो आप खुद बता सकते हैं कि ओ ए कितना है। देखिए ओ ए कितना है, ये तो एफ नॉट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, एफ नॉट हो जाएगा। और ए ई कितना है, ये तो एफ ई है, तो ये एफ ई हो गया बच्चों। तो इसका आवर्धन क्षमता कितना हो गया बच्चों, एफ नॉट बटा एफ ई। तो ये चीज़ हो गया कि ये कौन सा शर्त था बच्चों, कि अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब यदि अनंत पर ही बने तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर कंडीशन निकालूंगा, लेकिन ये कौन सा कंडीशन था कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता के लिए मैंने व्यंजक निकाला था। लेकिन अब हम कहेंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होगा कंडीशन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। बहुत छोटा छोटा चीज़ है, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कहेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, दूरी पर बने तो यंत्र का आवर्धन क्षमता, है ना, तो यंत्र का आवर्धन क्षमता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसके लिए भी हमको फोटो एक बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी मेरा क्या है, एक देख पा रहे हैं, ये एक उत्तल लेंस है ना, जो अभिदिशक के काम करता है, और यहाँ पर भी मेरा एक उत्तल लेंस है कि नहीं, जो कि नेत्रिका है। ये इसका मुख्य अक्ष है बच्चों, और ये इसका द्वारक है, ये भी इसका द्वारक है बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं। अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें इस प्रकार, है कि नहीं, एक प्रकाश की किरणें इसका, है ना, प्रकाशी केंद्र से आएगी जो कि बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी इस प्रकार, और एक प्रकाश की किरणें जो होती है वो इस प्रकार आगे बढ़ेगी और एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी इस प्रकार, है कि नहीं। हाँ, तो प्रतिबिंब जो होता है उसका यहाँ पर बनाएगी बच्चों, इस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। तो ये प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं ए बी, इस प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया ए बी, है कि नहीं। और दूसरा प्रतिबिंब जो होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार बनेगी, आप देख पा रहे होंगे। ये सबको इधर मैं किरण को कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। ये तीनों किरण है, तो प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पर
उसका अस्पष्ट बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? तो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ये प्रतिबिंब इसका बनेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही बात होगा कि वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण बटा आँख पर बनाया गया कोण के, है ना, या आँख पर बनाया गया कोण बटे वस्तु पर बनाया गया कोण के अनुपात को हम लोग कहते हैं। तो ये जो दूरी होगा ये इसका क्या होगा? फोकस दूरी होगा। अभिदृश्यक का तो F0 इसको हम दे देते हैं यहाँ से। इसका एक बार विवेचना में कर देता हूँ कि अनंत पर स्थित वस्तु का, है ना, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब अभिदृश्यक पर पड़ती है तो अभिदृश्यक से अपवर्तन के बाद ये अपने फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनाएगी, इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दे दिया। अब हम नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार हम समायोजित करते हैं ताकि ये वस्तु जो होता है ना, ये इसके कहाँ आ जाए, है ना, ये प्रतिबिंब जो होता है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है और ये इसके फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए, है ना, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करते हुए ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगी। तो एक मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, क्योंकि इस दूरी को तो मैं नाप नहीं सकता हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ कि ये दूरी क्या है, इसलिए मैं इस दूरी को x नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चीज़ कि क्या होगा इसका, देखिए, है ना, इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक मैं निकालना चाहूँगा तो क्या कैसे निकलेगा? आवर्धन क्षमता m = हो जाएगा tan बीटा बटा हो जाएगा tan अल्फ़ा। तो tan बीटा का वैल्यू हम रखेंगे तो tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB बटा यहाँ पर x हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा AB बटा x और tan अल्फ़ा का मान रखेंगे तो AB बटा F0 हो जाएगा बच्चों। तो AB बटा F0 हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बटा है तो AB यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, F0 ऊपर जाएगा बच्चों और x नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो है मुझे प्राप्त हो गया, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर और देखना पड़ेगा कि मैं OA को जो है ना, OA को किधर माप रहा हूँ? आपतित प्रकाश की दिशा में, लेकिन FA को उल्टा माप रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि -x यहाँ पर आएगा चिन्ह परिपाटी के नियम से। आप देख पा रहे हैं कि x को मैं किधर माप रहा हूँ? FA ये आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, लेकिन OF को मैं आपतित प्रकाश की दिशा में ही माप रहा हूँ, इसलिए x मेरा पे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंस का हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं v जो होगा मेरा वो क्या है ना, ये किसके लिए मैंने प्रयोग किया? नेत्रिका के लिए, सिर्फ नेत्रिका के लिए मैं जो होता है यहाँ पर लेंस के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी है कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/d माइनस हो जाएगा 1/u। तो u जो होता है यहाँ पर मेरा x है, आप देख पा रहे हैं यहाँ x है कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा 1/x और f जो हो गया वो नेत्रिका का फोकस दूरी है, इसीलिए इसको हम नाम देंगे fe। और यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि d को जो मैं माप रहा हूँ वो आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में, इसीलिए इसको हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे d। और x भी जो होगा आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में, इसीलिए यहाँ पर भी मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, है कि नहीं? यहाँ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहाँ देख कर पा रहे हैं। d जो होता है यहाँ f ये दूरी माप रहा हूँ, ये दूरी, तो ये प्रकाश की दिशा इधर है ना। आप देख पा रहे हैं कि d को जो किधर माप रहा हूँ मैं? d को आपतित प्रकाश की दिशा इधर जा रही है और d को मैं उल्टा दिशा में माप रहा हूँ f इधर, और x को भी जो है उल्टा माप रहा हूँ FA। तो सबके साथ नेगेटिव लगेगा, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? -1/d और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/x = हो जाएगा 1/fe। तो 1/x को इधर ही रहने देता हूँ और d को उधर ले जाऊँगा, तो 1/fe प्लस हो जाएगा 1/d। तो 1/x का वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे ऊपर के समीकरण में। तो लिखेंगे 1/x का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, ऊपर के समीकरण में रखने पर, है ना, ऊपर के समीकरण में रखने पर। तो ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा? m = देखिए, है ना, F0 बाय, है कि नहीं, 1/x। तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहीं पे ही रख देता हूँ मैं, है ना। तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा, ब्रैकेट में देंगे तो 1/ ये हो जाएगा fe, है कि नहीं, 1/fe प्लस हो जाएगा 1/f।
डी हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू, वहाँ पर Fe को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस का भी चिन्ह है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस Fe को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो F0/Fe बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर Fe नहीं था तो इसीलिए Fe ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। तो ये जो है मेरा, है ना, ये निकल गया। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर यदि प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसके लिए व्यंजक ये चीज़ निकलता है, और यदि अनंत पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो d बराबर अनंत हो जाता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो d इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ यही बचेगा मेरे पास। तो इस प्रकार जो है आप लोग दो केस में मैंने आप लोगों का खगोलीय दूरदर्शी का, है ना, आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाला बच्चों। तो है ना, यदि इसको अपने साथ यदि रखना है तो आप रखिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी मैंने आप लोगों के बारे में प्रकाशीय की अंतर के बारे में चर्चा किया। सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैंने चर्चा किया, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा किया, उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आप लोग के साथ चर्चा किया। तो इन्हीं चर्चा के साथ जो है बच्चों ये लेसन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो होगा मेरा वो प्रिज्म होगा और वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्सन और प्रिज्म को मैं नया लेसन शुरू करूँगा, वो भी ऑप्टिक्स का एक नया इंपॉर्टेंट और मज़ेदार लेसन है बच्चों। तो उस लेसन को देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। तो आज के साथ इतना ही, और अब आप लोग के साथ मुलाकात मुझे नेक्स्ट वीडियो में होगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उनका काम होगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देख करके उसको लाइक करेंगे बच्चों। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, है कि नहीं। धन्यवाद बच्चों, लॉट्स ऑफ थैंक्स।